Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 22. But before that, let's see what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing about the stress, the stressors, the positive and the negative stress. Then we talked about the symptoms of stress, and then there was some suggestions. How can we reduce stress? And then there was personality type A and B. Then we talked about the special condition of stress, which was burnout, and employee assessment programs, wellness programs. Then जिसमें हमने बात की कि स्मोकिंग सेसेशन क्या होती है फिजिकल फिटनेस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए. एंड देन इन द एंड वी टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, या जो ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्सपैट्रिएट्स के पास नहीं है वो उनको साथ दे के भेजनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस हम एम्प्लॉयज़ की टर्म्स में बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्लेस पे समटाइम्स दे फील स्ट्रेस्ड आउट, समटाइम्स दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड समटाइम्स दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, दे आर स्ट्रेस्ड. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, उनके स्ट्रेस को? उन फैक्टर्स को हमने स्ट्रेसर्स कहा, और उसमें फिर हमने बात की कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉई को जो है वो स्ट्रेस में रखता है. समटाइम्स आपका जो लीडरशिप है उसका स्टाइल इस तरह का होता है कि वो आपको स्ट्रेस में रखता है. फिर हमने बात की कि जॉब्स को कई दफ़ा डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि दे आर आइदर सो मोनोटनस और they've got so much work कि वो ह्यूमन उसके साथ मैच नहीं करता है. ह्यूमन जो कंपैटिबिलिटी है जॉब की वो नहीं होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ नॉर्मली स्ट्रेस में रहते हैं. फिर हमने बात की कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं. पॉजिटिव स्ट्रेस आपको जो अपॉर्चुनिटी से आ सकता है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं मल्टीपल, उससे आपको पॉजिटिव स्ट्रेस आ जाता है. नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो थ्रेट से नॉर्मली आता है. डेडलाइंस हैं, ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, या और जो है वो सुपरवाइजरी थ्रेट्स हैं, वो आपको समटाइम्स स्ट्रेस में ले जाते हैं. फिर हमने बात की कि किस तरह हमें पता चलता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रेस्ड है या स्ट्रेस्ड नहीं है. तो उसमें हमने कहा कि 3 किस्म के जो हैं वो हमारे पास उसमें सिम्टम्स आ सकते हैं. एक फिजियोलॉजिकल फॉर्म में कि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें चेंज आ जाता है. फिर हमने बात की साइकोलॉजिकल फॉर्म में कि साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस्ड आउट होता है, मे बी एंजाइटी में चला जाए, मे बी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए. फिर उसके साथ हमने बिहेवियरल सिम्टम्स की बात की कि अगर कोई स्मोकर है तो वो स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है और डिफरेंट बिहेवियर्स प्रिडिक्ट करता है, एग्जिबिट करता है, जिसकी वजह से उसके जो स्ट्रेस लेवल है वो आपको पता चल सकता है कि स्ट्रेस है. फिर हमने बात की कि किस तरह इसको रिड्यूस किया जाए. तो पहली तो बात यह है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो, एक तो फ्रेंडली हो, प्लस जो वर्कलोड है वो इस तरह मैनेज किया हो कि उसमें स्ट्रेस्ड जो काम है वो ना हो, स्ट्रेसर्स मिनिमम हो. फिर जॉब को इस तरह से डिज़ाइन किया हो कि जिसमें स्ट्रेस लेवल जो है वो मिनिमम हो. फिर हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्रेस से थोड़ा बाहर निकलें. प्लस अगर आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लगा देते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे उनके स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. फिर हमने बात की कि टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने कहा कि टाइप ए में फॉल करते हैं जो लोग, दे आर वेरी कंपेटिटिव एंड दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ टाइम, एंड एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं. और बी जो है ऑन द अदर हैंड, दे आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट थिंग्स, दे आर नॉट वेरी कंपेटिटिव, और ये अपना नॉर्मल रूटीन में काम करते रहते हैं. तो फिर मैनेजर्स के लिए हमने कहा कि मैनेजर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इफ़ द लेवल एंड द नंबर ऑफ स्ट्रेसर्स आर द सेम, इट्स द सेम ऑर्गेनाइजेशन, द सेम वर्कलोड एंड एवरीथिंग एल्स द सेम, इन दैट कंडीशन टाइप ए पीपल will be more stressed और टाइप बी पीपल will be less stressed. तो इसलिए ये मैनेजर्स को भी रीडिंग करनी चाहिए कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, उनके रीजंस क्या हैं. बिकॉज समटाइम्स जेनेटिक रीजंस होते हैं, समटाइम्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में. फिर हमने बात की बर्नआउट की. बर्नआउट को हमने कुछ इस तरह डिफाइन किया कि इट्स अ क्रॉनिक स्ट्रेस
मतलब ये कि लॉन्ग टर्म के लिए ये रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए रहता है इसलिए है कि एक तो स्ट्रेस रेपिटेटिव होता है, एक ही एक्टिविटी अगर आप उससे स्ट्रेस्ड हैं और वही रिपीट हो रही है और आप रिपीटेडली स्ट्रेस हो रहे हैं, तो इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ बर्नआउट, रिपीटेड स्ट्रेस, और द बर्नआउट क्रॉनिक स्ट्रेस। तो वो जो है समटाइम्स इट कैन बी फेटल, समटाइम्स इट कैन बी लीडिंग टू वेरी लो परफॉर्मेंस। तो बर्नआउट की जो है वो आगे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स। हमने कहा कि एम्प्लॉयज को उनकी प्रोफेशनल एज वेल एज देयर पर्सनल लाइफ, वी शुड असिस्ट देम इन डिफरेंट थिंग्स, जिसमें हमने बात की कि अगर वो रीलोकेट कर रहे हैं तो वो उनकी एक टेंशन बिल्डअप होती है, उस टेंशन को कम करने के लिए आप उनकी हेल्प करें। प्लस हो सकता है कि स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द पर्सनल फैक्टर्स, मे बी जिसमें हमने बात की कि पेरेंट चाइल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हस्बैंड एंड वाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। साइकेट्रिस्ट हैं, अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट की कंसल्टेंसी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि वेलनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। उनमें क्या क्या थे, लेट्स सपोज ऐसी एक्टिविटीज जो आपको हेल्दी रखती हैं, जिसमें स्मोकिंग सजेशन का था, देन फिजिकल फिटनेस का था कि जिम वगैरह की फैसिलिटी आप उनको देते हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सकें, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके, प्लस वेट लूज जो है जो ओबेसिटी के अगेंस्ट है वो आप एक्टिविटीज जो उनको करवा सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसमें हमने बात की जब हम अपने एक्सपैट्रिएट को आउटसाइड द कंट्री भेज रहे हैं तो वी शुड टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स। वो क्या है कि एक तो फर्स्ट एड उसका बॉक्स जो है या वो उसके पास होना चाहिए। सेकेंडली वैक्सीनेशन की कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होनी चाहिए, ताकि जो रिमेनिंग वैक्सीनेशंस हैं या स्टेटस ऑफ द वैक्सीनेशन है वो उनको पता हो। प्लस ऐसी मेडिसिन जो अवेलेबल नहीं होती दूसरी कंट्रीज में, उसका जो प्रॉपर उसकी डोजेजेस हैं जितनी उसको चाहिए उसकी सप्लाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो ये हमने कुछ लास्ट टाइम बात की अबाउट द वर्क प्लेस सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, और उसमें स्ट्रेस और बर्नआउट के बारे में हमने बात की। आज का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये क्या होता है, किस तरह होता है, इनमें यूनियंस होती हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग्स होती हैं, हम सारा टॉपिक इंशाल्लाह कवर करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट अ यूनियन इज। A union is an organization of workers acting collectively, seeking to promote and protect its mutual interests through collective bargaining. सबसे पहले a union is an organization of workers. इससे थोड़ा सा पहले हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं या इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ वर्कर्स होते हैं और दूसरी तरफ मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों जो हैं ये एक दूसरे को थ्रेट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए वर्कर्स जो हैं ये मिल के, एज वी सेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, एक्टिंग कलेक्टिवली, एक साथ काम करते हैं, सीकिंग टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इट्स म्यूचुअल इंटरेस्ट्स थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है कि एम्प्लॉयज के अपने राइट्स होते हैं, एम्प्लॉयर के अपने राइट्स होते हैं, या मैनेजमेंट के अपने राइट्स होते हैं। मैनेजमेंट बिकॉज पावर में होती है, बिकॉज उसके पास हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी होती है, बिकॉज उसके पास कॉम्पनसेशन की अथॉरिटी होती है, बिकॉज उसके पास ओनरशिप होती है, उसके राइट्स को में भी इतना ज्यादा थ्रेट ना होता हो। बट वर्कर्स बिकॉज एट द रिसीविंग एंड होते हैं, तो वर्कर्स को नॉर्मली बहुत थ्रेट होता है फ्रॉम द मैनेजमेंट और फ्रॉम द ओनर और फ्रॉम द मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजर्स हैं जो उन पे डिसीजन मेकिंग करके दे रहे हैं। तो उसमें हो ये सकता है कि वर्कर्स के राइट्स को वायलेट करे टॉप मैनेजमेंट या ओनर्स। राइट्स को वायलेट कैसे करे? किसी को विदाउट रीजन फायर कर दे, किसी की सैलरी डिडक्ट कर ले, इस तरह की जो
जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन करती है एम्प्लॉयर्स के साथ। अब एम्प्लॉयज जो हैं, अगर वो एम्प्लॉयर के साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं और एम्प्लॉयर जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट एक वर्कर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, यूनियन बना लेते हैं, और यूनियन जो है इनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होती है सारे वर्कर्स की, और वो वर्कर्स जो हैं वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। तो इसको हम यूनियन कहते हैं। अब किस तरीके से ये बनती है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ यूनियनाइजेशन। अब यूनियन जो बन जाती है वो मेनली किस काम के लिए बनी होती है और उन्होंने कौन से राइट्स को मेनली प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स टिपिकली स्टिपुलेट वेज, आवर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिमिटेड मैनेजमेंट डिस्क्रिशंस। अब करते क्या है, एक तो वो जब भी वेजेस डिसाइड हो रही होती हैं, सैलरीज डिसाइड हो रही होती हैं, तो दे कलेक्टिवली बार्गेन। बार्गेन का मतलब है कि उनके साथ बहस करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, बातचीत के बाद चीजें डिसाइड करते हैं। वेज ऑब्वियसली आपको पता है कि नेचुरली एम्प्लॉयर चाहेगा कि मिनिमम वेज हो और जो एम्प्लॉय है वो चाहेगा मैक्सिमम वेज हो, तो ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो फिर दोनों की बार्गेनिंग से दे कम अप विद समथिंग न्यूट्रल, और न्यूट्रल के साथ जो दोनों को अफोर्डेबल होता है उस लेवल पे आके ये बार्गेनिंग करके उस लेवल पे इन चीज़ों को लेके आते हैं। देन वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयर चाहेगा कि लोग उसके लिए सारा दिन काम करते रहें, बट एम्प्लॉय ये चाहेगा कि उसको मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स मिले, और लॉ भी इन चीज़ों को जो है वो मिनिमम मैक्सिमम की फॉर्म में बताता है और उसी फॉर्म में होना चाहिए। बट समटाइम्स एम्प्लॉयर एंड समटाइम द एम्प्लॉइज दे परफॉर्म नेगेटिव प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब आवर्स जो हैं, आवर्स को अब प्रोटेक्ट करना है कि हाउ मेनी आवर्स शुड एन एम्प्लॉय वर्क, तो उसमें 9 आवर्स हैं, 8 आवर्स है, डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन के किस किस्म की है। देन शिफ्ट्स की बात होती है, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग शिफ्ट्स हैं, तो आवर्स को जो है उसके बारे में बार्गेनिंग करते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए। देन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होनी चाहिए। इसमें आपकी इसमें भी वर्किंग आवर्स भी आ जाते हैं, वेजेस भी आ जाते हैं, आपके बोनसेस आ जाते हैं, और हर किस्म की जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। इन पे भी जो बार्गेनिंग करनी है वो भी आपके लिए यूनियन करती है, और यूनियन फिर इसको अपने मुताबिक सेटल डाउन करती है। देन दे ऑल्सो लिमिट द मैनेजमेंट्स डिस्क्रिशन। यूनियन जो है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको लिमिटेड कर देती है, डिस्क्रिशन को लिमिटेड कर देती है, ताकि वो अपनी मर्जी से जो उनका मर्जी हो वो डिसीजन ना बनाए, बल्कि मिल के और एम्प्लॉयज का ख्याल करते हुए डिसीजंस लें। तो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं। देन इम्पैक्ट्स में क्या क्या, वाई एम्प्लॉयज ज्वाइन यूनियंस। अब एम्प्लॉयज को क्या फ़ायदा होता है यूनियन ज्वाइन करने का। ऑब्वियसली एक तो हमने जो बात की वेजेस हैं, आवर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं, उनके लिए ठीक हो जाती हैं। सेकेंडली हायर वेज एंड बेनिफिट्स। अब द स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज नंबर एंड नेगोशिएशन स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल बार्गेनर्स गिव यूनियंस एन एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल्स। अब इसमें बताने का मकसद यह है कि अगर आप लेट्स सपोज यू गॉट 1000 पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और किसी एक के साथ कोई ज्यादती होती है या किसी एक के साथ जो है वो नेगेटिव प्रैक्टिस करता है एम्प्लॉयर, अब इस एक की बार्गेनिंग पावर बहुत लो होगी, वेरी लो, बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल, शी इज एन इंडिविजुअल। बट अगर आप इन 1000 में से लेट्स सपोज 400 एम्प्लॉयज की यूनियन बनाते हैं, और 400 यूनियन जो है, यूनियन मेंबर्स जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो देन दे विल हैव अ वेरी हाई बार्गेनिंग पावर। तो ये जब बार्गेनिंग करेंगे तो टॉप मैनेजमेंट विल लिसन टू देम केयरफुली, एंड दे विल आल्सो हैव द लीगल रिप्रेजेंटेशन। लॉ इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इससे फिर इनकी बेनिफिट्स, इनकी सैलरीज ये जो है हायर होती हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि दे हैव एन एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल्स। यूनियन हैव एन एडवांटेज ओवर
इंडिविजुअल्स। यूनियंस बात करेंगी दे विल हैव मोर पावर, अगर इंडिविजुअल्स बात करेंगे दे विल हैव वेरी लेस पावर। देन ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि कोई एम्प्लॉयर किसी दूसरे एम्प्लॉय को फायर नहीं कर सकता विदाउट एनी रीजन। अगर फायर करेगा द यूनियन विल कलेक्ट एंड दे विल टॉक टू द एम्प्लॉयर, और कोई भी नेगेटिव प्रैक्टिस नहीं हो सकी, इसलिए जो सिक्योरिटी है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। कलेक्टिव बार्गेनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिट मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू हायर, प्रमोट और फायर। ना तो वो हायर कर सकते हैं अपनी बिल्कुल अपनी मर्जी से, ना वो प्रमोशंस देते हैं, ना वो फायर करते हैं। अब होता यह है कि जब भी वो इन 3 स्टेप्स में से कोई स्टेप लेने लगते हैं तो दे विल हैव टू टॉक टू द यूनियंस, दे विल हैव टू टॉक टू द एम्प्लॉइज एज वेल कि एम्प्लॉइज का क्या ख्याल है। बिकॉज प्रमोशन देते हैं जब, तो तब भी आप सीट्स वेकेंट होती हैं, किसको प्रमोशन मिल रही है किसको प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरिट बेस्ड है मेरिट बेस्ड नहीं है, जैसे हमने करियर मैनेजमेंट में पढ़ा था। हायर कर रहे हैं तो आप किस बंदे को हायर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। देन फायर करना तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप विदाउट एनी रीजन कर रहे हैं तो फिर भी यूनियन जो है दे विल टॉक टू द मैनेजमेंट एंड दे विल हैव दीज थिंग्स फिक्स्ड। देन इन्फ्लुएंस ओवर वर्क रूल्स, अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो भी यूनियन की मर्जी के मुताबिक और मिलजुल के बनते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू बनते हैं। कैसे? यूनियंस रिप्रेजेंट वर्कर्स एंड डिफाइन चैनल्स फॉर कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स। अब इन्होंने ग्रीवियंस प्रोसेस बनाए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रीवेंसेस को सुनती है, उसको प्रॉपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है और अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसलिए लोग जो हैं वो यूनियंस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। देन उसमें कुछ जो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उसमें एक तो कंपल्सरी मेंबरशिप होती है। अब ये पूरी दुनिया में यूनियंस का जो कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो इट इज डाइंग डाउन, बहुत कम हो रहा है बिकॉज लॉ अदरवाइज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बट फिर भी अभी जो यूनियंस हैं उनमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो चलते हैं। एक तो कंपल्सरी मेंबरशिप का है कि एम्प्लॉई ने यूनियन का कंपल्सरी मेंबर बनना ही बनना है। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं? यूनियन शॉप्स का एक कॉन्सेप्ट है, इट रिक्वायर्स दैट ऑल एम्प्लॉइज हायर्ड इनटू पोजीशंस कवर्ड अंडर द कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट मस्ट जॉइन द यूनियन। अब जिस भी एम्प्लॉय ने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और वो चाहता है कि उसके साथ नेगेटिव प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयर ना करे, देन ही और शी विल हैव टू जॉइन द यूनियन, बिकॉज वंस ही विल बी अ मेंबर ऑफ द यूनियन, he will be part of the union, and that part as a collective member they will have more power, they will have more bargaining power to talk to the management. तो इसलिए यूनियन शॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है कि आपको कंपल्सरी जो है वो मेंबर बनना है यूनियंस का। देन एजेंसी शॉप का एक कॉन्सेप्ट है। एजेंसी शॉप क्या कहती है? इट रिक्वायर्स नॉन यूनियन एम्प्लॉइज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू यूनियन फीस एंड ड्यूज। अब वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने मेंबर नहीं बनना तो बट एटलीस्ट आप जो फी है या जो भी ड्यूज बनते हैं यूनियन के, बिकॉज होता ही है कि नॉर्मली सारे एम्प्लॉइज मिलके यूनियन की जो एक्टिविटीज हो रही होती है उनको सपोर्ट करते हैं। यूनियन की एक्टिविटीज को इसलिए सपोर्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, फिर इनकी मीटिंग्स होती हैं, देन दे हैव डिनर्स एंड लंचेस, और डिफरेंट इनके जो डिसीजंस होते हैं डिफरेंट फॉरम पे इन्होंने बैठना होता है, वो सारी चीज़ों के लिए इनको फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑल्दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जो है वो हेल्प करती है, बट स्टिल एवरी एम्प्लॉय विल हैव टू पे आउट ऑफ हिज और हर पॉकेट, जो यूनियन को आगे हेल्प करेगा, चलाएगा। तो एजेंसी शॉप्स कहती हैं कि ठीक है, अगर आपने मेंबर नहीं बनना तो ना बने, बट यू विल हैव टू गिव ऑल द ड्यूज एंड ऑल द फीस विच इज रिक्वायर्ड एज अ नॉर्मल मेंबर। मेंबर नहीं होंगे बट यू विल बी पेइंग ऑल द फीस एंड द ड्यूज। देन ओपन शॉप्स। ओपन शॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या अलाउ करता है? इट अलाउज यूनियन मेंबरशिप टू बी टोटली वॉलंटरी। पहले हमने कंपल्सरी की बात की, प्लस अब ओपन की बात कर रहे हैं कि ओपन में आपको ये ऑप्शन है कि वॉलंटरी है आपके लिए। इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनियन you can, if you do not want to become a member of the union you should not,
एंड यू हैव द ऑप्शन कि आप मेंबर ना बने, स्टिल आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, बिकॉज यूनियन, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास इफ वी गॉट 1000 पीपल, all 1000 of them are not part of the union, maybe 400 of them are, but जो remaining 600 है हमारे पास, वो 600 के राइट्स भी यही यूनियन प्रोटेक्ट कर रही होती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्कर्स, दे आर ऑल्सो वर्कर्स। टोटल वर्कर्स हमारे पास 1000 है, तो अब इनके जो राइट्स को प्रोटेक्ट करना है वो यूनियन ही कर रही होती है। तो इट्स नॉट वेरी एसेंशियल दैट यू शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन, आपको वर्कर होना चाहिए। एंड समटाइम्स यही यूनियंस जो हैं दे आर मेड एट इंडस्ट्रियल लेवल, पूरी इंडस्ट्री मिलके जो है वो यूनियंस बनाती है। इंडस्ट्री क्या होती है, जो सेम टाइप ऑफ कंपनीज जो है व्हेन दे गेट टुगेदर दे फॉर्म एन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल जो यूनियंस हैं उसमें भी हर ऑर्गेनाइजेशन के सर्टेन मेंबर्स होते हैं, बट जब भी कोई इंडस्ट्री को थ्रेट आता है या कोई प्रॉब्लम आता है, देन दे कलेक्ट एंड दे talk to the concerned people. Then maintenance of membership clauses require union members to remain for the duration of the contract. अब जो ओपन शॉप्स का कॉन्सेप्ट था वो तो ये था कि अगर आपने वॉलंटरी एक्सेप्ट करना है ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करना ना करें, बट मेंटेनेंस ऑफ द मेंबरशिप क्लॉज कहता है कि अगर आपने साइन किया है कि वी आर गोइंग टू बी मेंबर ऑफ द यूनियन फॉर 1 year, देन यू विल हैव टू बी मेंबर ऑफ द यूनियन फॉर 1 year। जो आपने ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वो आपको क्लॉज के मुताबिक जो है उसके साथ रहना पड़ेगा, रिमेन फॉर द ड्यूरेशन, आपको उस यूनियन का मेंबर बन के रहना पड़ेगा। देन ड्यूज चेक ऑफ्स। अब ड्यूज चेक ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दैट प्रोविजंस रिक्वायर एम्प्लॉयर्स टू विद होल्ड यूनियन ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स चेक्स। अब ये ड्यूज चेक ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन है कि यूनियन के लिए जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं वो उनके चेक्स से ही डिडक्ट कर लिए जाए, 1%, 2%, 3%, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है दैट इज 1000 रुपीज। अब इस 1000 से लेट्स सपोज इफ वी से कि उसका 10% जो है वो हमने यूनियन के लिए निकालना है, तो 100 रुपीज एवरी मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स पे चेक्स। जो उनको पे मिलनी है, सैलरी मिलनी है, उसमें 100 रुपीज हर दफा डिडक्ट होता रहेगा, और ये 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कंबाइन करके जो भी पैसे बनेंगे दे विल फॉर्म फंड्स फॉर द यूनियन। ये यूनियन के लिए फंड बन जाएंगे और यूनियन इस फंड्स को यूज करके अपनी मीटिंग्स कर सकती है, अपनी एक्टिविटीज कर सकती है, इलेक्शन करवा सकती है, और जो भी उनको जरूरत है जहां उस वहां यूज कर सकती है। लेकिन यूनियन ये फंड्स को यूज करने के बाद ऑडिट होता है, उनको सारा हिसाब देना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे आप पैसे हैं तो यूनियन का जो सदर है या प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं वो जहां मर्जी उसको इस्तेमाल करे। इनके सब के ऑडिट्स होते हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो भी एक्टिविटीज करनी है, जो भी करनी है, उसका इनको प्रूफ दिखा के फिर ऑडिट में हिस्सा लेना पड़ता है। नाउ यूनियनाइजिंग द एम्प्लॉइज, किस तरीके से जो है वो यूनियन फॉर्म होती है। जो पाकिस्तानी प्रोसेस है पाकिस्तानी लॉज में, वो इंशाल्लाह हम अपने लेबर लॉज के लेक्चर में लास्ट में कवर कर रहे होंगे, बट ये बुक के मुताबिक और डिफरेंट जो कंट्रीज में है उसमें हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, एंड देन ऑथराइजेशन कार्ड इनको मिलता है जिसमें एटलीस्ट 30% के साइन होने चाहिए। 30% उसमें साइन करेंगे देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। देन पिटिशन इन NLRB फॉर इलेक्शन आर ऑथराइज कास्ट कार्ड्स इन ऑर्डर। अब फिर आप पिटिशन दायर करते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन दी जाए रजिस्ट्रार के पास नॉर्मली पाकिस्तान में, और फिर आपने इलेक्शन करवाने होते हैं। इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। बैलेट में सारे मेंबर्स आपके जो हैं वो आप प्रेसिडेंट को या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को चूज करते हैं। चूज करने के बाद डिड यूनियन रिसीव मेजॉरिटी वोट्स, कि यूनियन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। मेजॉरिटी वोट अगर कहते हैं बननी चाहिए तो यूनियन फॉर्म हो जाएगी, नहीं तो नहीं। देन सर्टिफिकेट बार्गेनिंग यूनिट, अगर यस तो फिर आप सर्टिफिकेट दे देते हैं, अगर नो तो फिर आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देते। नाउ
30% of the employees must sign authorization cards including their interest in having an election. अब ये फॉर्मेशन की हम बात करें बिल्कुल स्टार्ट की, कि जब यूनियन फॉर्म करनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि 30% ऑफ द एम्प्लॉइज, जो कि क्या बनेगा, अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ 1000 एम्प्लॉइज, अगर 300 एम्प्लॉइज साइन करते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं, देन यू आर गोइंग टू बी इन अ पोजिशन कि आप पिटिशन फाइल करें या कुछ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें. रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट, अ सीक्रेट बैलेट इलेक्शन इज हेल्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्रेट बैलेट होता है, उसमें पीपल वोट. इफ द यूनियन इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द एलिजिबल वोटिंग वर्कर्स, द यूनियन बिकम्स द वर्कर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ये कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट में इनका फैसला जो है इट विल हैव सम वेट. अगर इलेक्शन के थ्रू मेजॉरिटी वर्कर्स कहते हैं कि हाँ यूनियन बननी चाहिए तो बन जाएगी, अगर कहते हैं कि यूनियन नहीं बननी चाहिए तो फिर यूनियन जो है वो नहीं बनेगी. नाउ once the National Labour Relations Board certifies a union, each worker must abide by the negotiated contract. अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, सर्टिफिकेट मिलने के बाद हर एम्प्लॉय जो है, हर मेंबर जो है, वो उनके साथ अबाइड करेगा, उनके साथ रहेगा और उन चीज़ों पे पूरा उतरेगा. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट्स विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस वर्कर्स अगेंस्ट वोटिंग फॉर यूनियन रिप्रेजेंटेशन. बहुत सारी जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं या बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे रिस्ट्रिक्ट पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल कि वो यूनियन के लिए वोट ना करें. बट लीगली इट इज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग टू फॉर्म एनी एसोसिएशंस एंड यूनियंस एट अ वर्क प्लेस. तो इसलिए बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं कि यूनियन के लिए आप वोट ना करें, बिकॉज एंड में उनको पता होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आएंगी और ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाएगी. इसलिए वो चाह रहे होते हैं कि कम से कम यूनियन बने. देन रिप्रेजेंटेशन डीसर्टिफिकेशन, इलेक्शन कैन बी हेल्ड टू वोट यूनियंस आउट. जिस तरह इलेक्शन से यूनियन जो है वो बनी है, इसी तरह दोबारा इलेक्शन हेल्ड होते हैं और उसमें जो है वो डीसर्टिफिकेशन भी हो सकती है कि आप यूनियन को ख़त्म करने के लिए. फिर वही बात कि अगर 1000 एम्प्लॉई है तो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि लेट सपोज ऑल ऑफ देम आर वोटिंग मेंबर्स, अगर 501 ने वोट कर दिया और इससे ज़्यादा ने, तो फिर यूनियन बन जाएगी. अब दूसरी दफ़ा अगर 501 ने ये वोट कर दिया कि यूनियन नहीं बननी चाहिए और इससे ज़्यादा ने, तो फिर यूनियन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो इस तरीके से डीसर्टिफिकेशन जो है वो भी कई दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस खुद करवा लेती हैं. नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कैसे होती है, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वो सारी बातें इस टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करते हैं. द नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एट लीस्ट वन ऑफ विच represents a group that is acting collectively, that covers a specific period of time. First of all, collective bargaining is between the management and the union and the unions. ये इनमें collective bargaining हो रही होती है. किन चीज़ों पे? शुरू में आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं. एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनियन का मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो भी पॉलिसीज होती हैं, अगर उनको को वायलेट करे या कोई उनमें लेट सपोज कमी बेशी करता है, तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो होता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसका यूनियन का, वो मैनेजमेंट के साथ बात करता है कलेक्टिवली इसलिए हम इसको कहते हैं कि बिकॉज अगर एक बंदा भी बात कर रहा है तो वो पूरे वर्कर्स के बिहाफ पे बात कर रहा है. आगे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आएंगे, उनमें पता चलेगा किस तरीके से अगर वो बात नहीं मानती मैनेजमेंट तो फिर एम्प्लॉयज क्या रिएक्शन कर सकते हैं. तो एक तो नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिटन एग्रीमेंट आप करते हैं. जो आपने रिटन एग्रीमेंट किया होता है या नया एग्रीमेंट करना होता है, उसके लिए आप मिल के बैठ के उनसे बात करते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं, उनके साथ इंटरप्रिटेशन में जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है. और उसमें ज़रूरी ये है कि देयर आर टू पार्टीज
and most importantly one party is grouped and acting collectively, मतलब एक पार्टी में सिंगल इंडिविजुअल ना हो, इट शुड हैव अ लॉट ऑफ मेंबर्स, ताकि वो कलेक्टिवली आए और कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के साथ या मैनेजमेंट के साथ बात करें इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया हुआ पीरियड उसमें आप बात करके कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि किस वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है और किन चीजों को नॉर्मली ये कवर करती है। कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू मैनेजमेंट, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यूनियन मेंबरशिप। अब कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होते हैं ये यूनियन मेंबर्स को भी एक्सेप्ट होने चाहिए, प्लस मैनेजमेंट को भी एक्सेप्ट होने चाहिए। लेकिन होता यही है कि जब भी डिस्प्यूट आता है तो समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशंस दे डोंट वांट टू डू समथिंग एंड समटाइम्स एम्प्लॉइज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या डिस्प्यूट आ जाता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से इश्यूज इसमें कवर होते हैं? इश्यूज मोस्टली अपेयर इन ऑल लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आर द वेजेस, कि सैलरीज या वेजेस जो है वो इंक्रीज की हैं या डिक्रीज की हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि इसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जिसकी वजह से हम कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसमें एंटर होते हैं, प्लस कौन सी चीजों को मेनली ये कवर करता है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू मैनेजमेंट, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एंड यूनियन मेंबर्स। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान होते हैं दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज, एम्प्लॉइज को भी, एम्प्लॉयर को भी, यूनियंस को भी, बिकॉज अदरवाइज डिस्प्यूट वहीं रहेगा। डिस्प्यूट होता ही ये है कि व्हेन टू पार्टीज दे आर नॉट कमिंग टू कॉमन टर्म्स, तो अगर कॉमन टर्म्स पे नहीं आ रही सारी पार्टीज, एक बात नहीं मान रही, तो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्प्यूट। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यू डू द कलेक्टिव बार्गेनिंग, और उसमें 4 इश्यूज मोस्टली अपेयर इन ऑल लेबर कोड्स। कौन कौन से लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो आते हैं? वेजेस, कि वेजेस लेट सपोज डिक्रीज हो गई, उनको इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय चाह रहा होगा इंक्रीज हो, एम्प्लॉयर चाह रहा होगा डिक्रीज हो, या इंक्रीमेंट्स आपके फ्लैट रहे, बिल्कुल इंक्रीमेंट्स नहीं लगे, और एम्प्लॉय चाह रहा होगा कि इंक्रीमेंट्स जो है वो लगे, इंक्रीज हो। फिर वर्किंग आवर्स, समटाइम्स एम्प्लॉयर्स वांट कि एम्प्लॉय जो है वो ओवर टाइम काम करें, वर्किंग आवर्स उनके ज्यादा हों, जिससे एम्प्लॉय ये सोच रहा होता है कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है, या वो फिजिकली इट्स नॉट सूटेबल टू हिम, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं। तो वो वर्किंग आवर्स को एम्प्लॉय कम कर रहा होता है, एम्प्लॉयर ज्यादा कर रहा होता है। या फिर इसमें ओवर टाइम की पेमेंट की बात आ जाती है कि ओवर टाइम अगर आप लगाते हैं तो सम ऑर्गेनाइजेशंस दे पे डबल द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द ओवर टाइम। अब ये आवर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सॉल्व होते हैं। देन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होनी चाहिए, ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू मैनेज किया जाता है। देन ग्रीवियंस प्रोसीजर, ग्रीवियंस क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉय को कोई शिकायत है, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो वो ग्रीवियंस में आता है। इसका प्रोसेस हम इंशाल्लाह कंप्लीटली पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो ग्रीवियंस प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी कई दफा कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो करवाई जाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव बाय सीनियर मैनेजमेंट फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड कंपनी लॉयर्स। अब ये बता रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली एज वी सेड दैट देयर आर 2 पार्टीज, मैनेजमेंट होती है और यूनियन होती है। मैनेजमेंट की तरफ से कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? सीनियर मैनेजमेंट, एनी सीनियर मैनेजर, इंडस्ट्रियल रिलेशन का हो, देन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, वही बात कि कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या उसके कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, और द कंपनीज लॉयर्स। ये 3 फॉर्म ऑफ जो हायरार्कीज हैं या पोस्ट हैं जो नॉर्मली रिप्रेजेंट करती हैं मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को जो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इन स्मॉल कंपनीज द प्रेसिडेंट टिपिकली रिप्रेजेंट द कंपनी। जो जरा छोटी कंपनीज होती हैं जिनमें ये लॉयर्स एंड एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट्स और ये लोग नहीं होते,
वहाँ जो कंपनी का प्रेसिडेंट है या ओनर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बात करने के लिए वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से बात कर रहा होता है। नाउ दूसरी तरफ क्या होता है, यूनियन बार्गेनिंग टीम्स इंक्लूड एन ऑफिसर ऑफ द लोकल यूनियन, ऑफिसर होता है लोकल यूनियन का, लोकल शॉप स्टीवर्ड, या आगे इनकी हायरार्की डिफरेंट बनी होती है, एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंटरनेशनल एंड नेशनल यूनियन। अब ये डिपेंड करता है कि डिस्प्यूट किस लेवल का है। इफ इट्स अ लोकल लेवल डिस्प्यूट, ऑफिसर फ्रॉम द लोकल यूनियन इज गोइंग टू हैंडल इट। और दूसरी तरफ से हो सकता है कि कोई नॉर्मल जो असिस्टेंट मैनेजर है वो ही इसको हैंडल कर ले। बट इफ इट्स अ प्रोविंशियल और नेशनल लेवल, देन आपका जो नेशनल यूनियन का मेंबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी इंडस्ट्री की यूनियंस भी होती हैं। टेलीकॉम अगर इंडस्ट्री है तो उसमें कोई एक कंपनी जो है टेलीकम्युनिकेशन की, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। कई दफ़ा इंडस्ट्रीज मिल के यूनियन बना लेती हैं और उनका फिर इंटरनेशनल या नेशनल यूनियन का मेंबर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, इट वॉचेस टू इंश्योर रूल्स आर बीइंग फॉलोड। अब तीन पार्टीज हैं इधर, एक तो मैनेजमेंट होगी जिसको नॉर्मली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या उनका लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होनी उसमें उसका ओनर या उसका प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट कर देता है। दूसरी तरफ जो यूनियंस हैं उनकी बार्गेनिंग एजेंट्स में लोकल ऑफिसर आ जाता है, लोकल शॉप स्टीवर्ड आ जाता है, एंड इफ इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल डिस्प्यूट तो उनका इंटरनेशनल यूनियन का मेंबर आ जाता है। और गवर्नमेंट जो है एज अ थर्ड, एज अ साइलेंट, एज अ सेपरेट पार्टी, they've got all the influence and everything, but they sit and they watch to ensure that all the rules are being followed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट उस टाइम ये देख रही होती है। नाउ द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रेपरेशन फॉर नेगोशिएशन हो रही होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होता है, फिर अग्रीमेंट होता है, यूनियन रेटिफिकेशन होती है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती रहती है। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। एक डिस्प्यूट खत्म हुआ, फिर दूसरे के लिए दूसरा डिस्प्यूट हुआ, तीसरे के लिए, इट कीप्स ऑन गोइंग। अब इनके स्टेप्स कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग टू नेगोशिएट, सबसे पहला जो स्टेप है। अब नेगोशिएट के लिए, नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए दोनों पार्टीज, द मैनेजमेंट एज वेल एज द unions, they start gathering some facts, they start gathering some information which includes internal information, for example employee performance record and overtime, और external क्या होता है, data on what similar organizations are doing and the economy। let's suppose wage की बात हो रही है और employer जो है वो कहता है कि आपको performance based जो wage मिल रही है उसमें मैं 2% इंक्रीज करता हूँ। अब इस एम्प्लॉय की, लेट्स सपोज एम्प्लॉय ए है, इसकी परफॉर्मेंस जो है दैट इज 100%, जो डिसाइडेड थी वही परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन वो कहते हैं, एम्प्लॉयर कहता है आई एम ओनली गोइंग टू रेज द सैलरी 2%, और दूसरी तरफ जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो लेट्स सपोज 10% इंक्रीज कर गया है। अब क्या होगा कि बिफोर द नेगोशिएशन टू चेंज दिस 2% इनटू मे बी 10 to 15%, क्या करेंगे आप, फैक्ट गैदरिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट की, आपने कहा कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है दैट वाज 100%, बट व्हाई ही और शी इज गेटिंग अ इंक्रीज ऑफ 2% ओनली व्हेन देयर इज दिस इकोनॉमी और इन्फ्लेशन इज 10%। 10% तो महंगाई ज्यादा हो गई है, उसकी परफॉर्मेंस भी 100% है, फिर उसको 2% जो है वो क्यों इंक्रीमेंट मिल रहा है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस बार्गेनिंग के लिए फैक्ट गैदरिंग हो रही होती है। अब यही चीज एम्प्लॉयर भी इकट्ठी कर रहा होता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, लेट्स सपोज 50% है, तो एम्प्लॉयर अपने पास ये रिकॉर्ड रखेगा ताकि वो बार्गेनिंग में कह सके कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, इसलिए मैं इसको 2% सैलरी का इंक्रीज दे रहा हूँ। तो ये एक इशू आ सकता है कि किस तरीके से आप डाटा गैदर करते हैं, देन हाउ यू रिप्रेजेंट इट एंड हाउ यू फाइट योर केस। देन गोल सेटिंग आ जाती है, मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द नेगोशिएशन। अब मैनेजमेंट अपनी प्रेपरेशन कर रही होती है
कि वो मैक्सिमम किस लेवल को जो है वो अचीव कर सकती है। लेट्स सपोज अगर 2% उसने रेज किया है तो मैनेजमेंट लेट्स सपोज सोचती है कि मैं 8% तक जो है वो इंक्रीज कर सकते हूँ, और दूसरी तरफ जो यूनियन है वो सोच रहे होंगे कि चलें 16% तक जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। तो फिर इन बिटवीन कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा। तो गोल सेटिंग कर रही होती है हर पार्टी, देन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट कर रही होती है। दिस इंक्लूड्स असेसिंग द अदर साइड्स पावर एंड टैक्टिक्स। अब दोनों साइड्स एक दूसरे की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो पावर टैक्टिक्स हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करेगा, कौन किसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और उसको किस तरह टैकल करना है। ये दोनों जो आपकी पार्टीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो देख रही होती हैं और दोनों असेस कर रही होती हैं दूसरे की वीकनेसेस को और दूसरे की पावर्स को। नाउ नेगोशिएशन एट बार्गेनिंग टेबल। अब किस तरह लोग जो है कौन सी टैक्टिक्स बना रहे होते हैं, क्या वीकनेसेस देख रहे होते हैं दूसरों की। ईच साइड यूजुअली बिगिंस बाय पब्लिकली डिमांडिंग मोर देन दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ द यूनियन इज थिंकिंग अबाउट कि अगर 10% रेज हमें मिल जाता है तो वी विल बी हैप्पी। अब ये एक्सेप्टेबल है इनको, बट दे विल स्टार्ट फ्रॉम 15%, डिमांडिंग 15% पब्लिकली। दूसरी तरफ क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रही है कि 10% दे कैन अफोर्ड, तो दे विल बी थिंकिंग 10%, बट दे विल स्टार्ट फ्रॉम 5%. Both will start from two extremes. मैनेजमेंट लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ वेजेस, और जो यूनियन है वो हायर उस पे एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू दे विल कम समवेयर इन द मिडल, 9%, 10% और मे बी 11%, बिकॉज ये दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल है। बट यूजुअली दे स्टार्ट फ्रॉम वन एक्सट्रीम, और फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन हो जाएगा, दोनों जो है वो हैप्पीली परफॉर्म करते रहेंगे। मोर रियलिस्टिक असेसमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस टेक्स प्लेस बिहाइंड डोर्स। अब बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, ये पब्लिकली नहीं होते। जैसे हमने बात की कि इनको पता होता है कि क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट दे स्टार्ट फ्रॉम टू एक्सट्रीम्स। अब उसके लिए लेकिन हमने बात ये की कि ज़्यादा रियलिस्टिक जो अप्रोच होती है, रियलिस्टिक जो असेसमेंट्स हो रही होती हैं, वो बिहाइंड द डोर हो रहे होते हैं, जो पब्लिकली नहीं हो रहा था, किसी को पता नहीं होता। देन आफ्टर ओरल अग्रीमेंट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज सबमिटेड टू द यूनियन फॉर रेटिफिकेशन। अब जब ओरल अग्रीमेंट जो है वो बन जाता है, जब आपस में चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, देन द ओरल अग्रीमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ रिटन अग्रीमेंट, और उस रिटन अग्रीमेंट को यूनियन को दे दिया जाता है। एक कॉपी यूनियन के पास, एक कॉपी मैनेजमेंट के पास। बोथ ऑफ देम देन ट्राई एंड रेक्टिफाई इट। रेक्टिफाई का मतलब है कि अपनी मर्जी से देख लेते हैं कि जो ओरली टर्म्स डिसाइड हुई हैं, क्या रिटर्न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या रिटर्न में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो ज्यादा हो या कम हो, तो उसके लिए रेटिफिकेशन कर देते हैं, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है। कॉन्ट्रैक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफर टू द इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। कि जो चीजें डिसाइड हुई हैं दे शुड बी मेंटेन्ड, एंड अगर जो एम्प्लॉयर ने प्रोमिस किए हैं वो एम्प्लॉयर पूरा करे, जो एम्प्लॉयज ने प्रोमिस किए हैं वो एम्प्लॉयज पूरा करें, तो फिर अग्रीमेंट जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होता है। देन इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, जिसमें क्या होता है कि आप जो भी अग्रीमेंट हुआ होता है वो उसकी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हो। हाउ इट इंक्लूड्स हेल्पिंग स्टाफ एंड वर्कर्स अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस। तो नए कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीजें डिसाइड हुई होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी होती है आपने ऑलमोस्ट सारे वर्कर्स को, और सारे वर्कर्स इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, सैलरीज क्या है, आवर्स क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। देन इम्प्लीमेंटिंग रिफर्स टू मेकिंग द चेंज टू कंप्लाई विद कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अब दोनों पार्टीज जो हैं दे ट्राई एंड दे इम्प्लीमेंट द चेंजेस जो ओरली उन्होंने एग्री किया था और फिर रिटर्न में रख के रेटिफाई किया था। अब दोनों
पार्टीज के लिए ज़रूरी है कि वो इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करें और उसको फॉलो करें और इन फ्यूचर उसको मेंटेन करें उस कॉन्ट्रैक्ट को। नाउ द समरी आज के हमने जो लेक्चर में कवर किया है, मेनली हमने यूनियंस के बारे में बात की, कैसे यूनियंस फॉर्म होती हैं, कि क्या उनका जो है रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में और कैसे वो इन सारी चीज़ों को लेके चलती हैं, उसके बारे में हमने बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनियंस का बात, यूनियन में हमने कहा कि दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं। और किस लिए ये यूनियंस बनाते हैं? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ देयर ओन राइट्स एंड द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। दो साइड्स होती हैं, एक मैनेजमेंट, एक यूनियन। मैनेजमेंट नेगेटिव प्रैक्टिसेस कर सकती है, यूनियन नेगेटिव प्रैक्टिसेस कर सकती है, या एम्प्लॉयर्स जो हैं वो नेगेटिव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज के साथ नेगेटिव प्रैक्टिसेस एग्जिबिट करता है, उनको रोकने के लिए और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियंस की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं नॉर्मली? वेजेस, आवर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दे आल्सो लिमिट द मैनेजमेंट डिस्क्रिशंस। मतलब अगर वेजेस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू यूनियन जो है मैनेजमेंट से बात करके उसको सेटल करवाती है। नंबर ऑफ आवर्स अगर आपकी जो मैनेजमेंट है वो इंक्रीज कर देती है तो यूनियन उससे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू डिक्रीज करा लेती है। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपके कॉन्ट्रैक्ट की में भी उसमें कोई ऐसे इश्यूज हों जो यूनियन चेंज करवाना चाह रही हो तो फिर यूनियन उसको चेंज करवा लेती है। देन यूनियन ऑल्सो लिमिट द मैनेजमेंट्स डिस्क्रिशन। अब मैनेजमेंट जो है अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, हायरिंग, फायरिंग और बहुत सारी जो प्रमोशन के फैसले हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते विदाउट आस्किंग द यूनियन मेंबर्स और द यूनियन प्रेसिडेंट। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूनियन अपने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। देन व्हाई एम्प्लॉयज ज्वाइन यूनियंस? वही बात कि जो यूनियन के मकसद होते हैं, हायर वेजेस एंड बेनिफिट्स। अगर आप यूनियन के मेंबर हैं एंड यू गॉट द पावर ऑफ बार्गेनिंग तो आप अपनी वेजेस एंड बेनिफिट्स को मैक्सिमम रख सकते हैं, हायर रख सकते हैं। देन ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज मैनेजमेंट जो है वो किसी को विदाउट एनी रीजन फायर नहीं कर सकती, डिसमिस नहीं कर सकती, तो फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन इन्फ्लुएंस ओवर वर्क रूल्स, ग्रीवियंस प्रोसेस आप बना सकते हैं और डिफरेंट तरीके से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने बात की कंपल्सरी मेंबरशिप की। कंपल्सरी मेंबरशिप की हमने बात करते हुए कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हर मेंबर को कंपल्सरी यूनियन का मेंबर बनने के लिए कहती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपने मेंबर नहीं बनना, स्टिल यू हैव टू गिव द ड्यूज एंड द फीस, जो फंड्स इकट्ठा करने के लिए यूनियन के लिए चाहिए होती है वो हर एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, जिसमें यूनियन शॉप्स एंड एजेंसी शॉप्स का हमने डिफरेंस, यही जो भी हमने बात की वही देखा था। फिर हमने इसमें बात की कि ड्यूज चेक ऑफ हो सकते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद जो एम्प्लॉयज के चेक्स हैं, जो पे चेक्स हैं, उनमें से एक सर्टेन परसेंटेज जो है खुद ही डिडक्ट कर लेती हैं, जिससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उनके फंड्स ऑलरेडी जनरेट होते रहते हैं यूनियन के, और यूनियन को फिर एंड में फंड्स मिल जाते हैं जिसको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करती है। जिसकी हमने ये भी बात की कि उसको ऑडिट की भी ज़रूरत होती है एंड जस्टिफाई भी करना होता है कि कहाँ फंड्स को स्पेंड किया है। फिर हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की। कलेक्टिव बार्गेनिंग में हमने कहा कि वेज के लिए, नंबर ऑफ आवर्स के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए समटाइम्स टू पार्टीज एंड वन ऑफ देम इज द एम्प्लॉयर, द अदर वन ऑफ देम इज द employees or the workers. They sit together and they talk, but one of the parties, which is the employee party, they collect together to talk to the management. इसलिए हम इसको collective bargaining कह देते हैं। Objective and scope इसका क्या है? Objective ये है obviously कि rights को protect करना है, और जो भी rights की violation कर रहा है, employer है या कोई industry है, तो उसके खिलाफ proper जो है वो action लेना है और कलेक्टिव बार्गेनिंग में उन चीज़ों को सॉल्व करना है। और फिर हमने बात की कि इसमें वेजेस की बात होती है, आवर्स की बात होती है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और फिर ग्रीवियंस प्रोसीजर है। ग्रीवियंस प्रोसीजर हमने कहा कि डिस्कस करेंगे कि इट इज़ अ कंप्लेन प्रोसेस, कि अगर किसी एम्प्लॉय की कंप्लेन है
वो किस तरीके से ग्रीवियंस फाइल कर सकता है और किस तरीके से एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयर है उस तक अपनी बात पहुंचा सकता है। फिर हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की बात की, जिसमें हमने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन होती है, जिसमें फैक्ट गैदरिंग होती है, इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे होते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है और कितने जो है वो इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया और डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है देन यू गो फॉर निगोशिएशन। निगोशिएशन में हमने बात की कि हर जो पार्टी है दे यूजुअली हैव मोर एक्सपेक्टेशंस और एक एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल ये दी कि इफ दे वांट 10% रेज इन द सैलरी द यूनियन विल स्टार्ट फ्रॉम 15%. Publicly they will be asking 15% and the employer they will be telling 5% because अब इसको ये पता है कि 10 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसको ये पता है 10 तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। Still they will start from two extremes ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग करते करते किसी एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाए और वहाँ डिसीजन हो जाए। तो इसलिए दोनों एक्सट्रीम से शुरू करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर नेगोशिएशन हो जाती है तो फिर इसका ओरल एग्रीमेंट होता है, जिसमें हमने ये भी बात की कि most of the oral agreements are done inside. They are not publicly done. Inside the organization they sit together and they talk to each other. और publicly उसको ज़्यादा जो आपकी bargaining हो रही होती है उसको ज़्यादा public नहीं किया जाता। और जो भी oral decisions होते हैं उनको then you give a form of a formal or a written agreement. आप लिख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो भी आपने चेंजेस लेके आए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, मे बी आप मीटिंग्स के मिनट्स भी उसमें डाल लो या कुछ भी। तो अगर रिटन फॉर्म में करने के बाद यूनियन रेटिफिकेशन के लिए चला जाता है, यूनियन को दे देते हैं, टॉप मैनेजमेंट को दे देते हैं, जो उसको मजीद वेरीफाई करती है कि क्या ये ठीक है कॉन्ट्रैक्ट या ठीक नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसमें हमने कहा कि अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल हुई हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना यूनियन का काम भी है और एम्प्लॉयर्स का काम भी है। तो दोनों पार्टीज मिलके जब उसको एडमिनिस्टर करेंगी तो फिर उससे डिसेमिनेशन ऑफ प्रोसेस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि डिसेमिनेशन जो है वो आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को उस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वेजेस एंड नंबर ऑफ आवर्स इन जिसमें भी है वो आपने डिसेमिनेट करनी टू दी ऑल स्टाफ मेंबर्स। जब सारे स्टाफ मेंबर्स को उस इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगी, बिकॉज उनको पता होगा ये टर्म्स एंड कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट की, तो उस हिसाब से फिर वो एक्ट करेंगे और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा आज का सारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप रीडिंग योर बुक्स एंड लिसनिंग टू दीज लेक्चर्स एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।